हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी का 2024-25 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आज डिस्कस करेंगे बीएसटीसी मॉडल पेपर 2024। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सविस्तार व्याख्या के साथ में। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें, ताकि यहाँ से जो भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसकी क्लियरिटी आपको स्पष्ट दिख सके। और क्लास के 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेंड करें। आपको क्लास कैसी लगी क्वेश्चन अटेंड करने के बाद में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है कि प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था। ऑप्शन है मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़ या मेरवाड़ा। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मेवाड़ क्षेत्र को प्राचीन समय में मेदपाट कहते थे और इस क्षेत्र में जो जनजाति या जो जाति निवास करती थी उस जाति का नाम था सीवी जाति, यानी कि जिस क्षेत्र में सीवी जाति निवास करती थी उसी क्षेत्र को मेदपाट कहते थे और ये सीवी जाति वाला क्षेत्र मेदपाट कहलाया। और इस मेदपाट की उस समय ये मेदपाट राज्य था और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी वो थी मध्यमिका या माध्यमिका। क्या थी राजधानी? माध्यमिका, या इसको कह सकते हैं नगरी, माध्यमिका या नगरी। इनकी मेदपाट की राजधानी की बात करें तो मेदपाट की राजधानी थी माध्यमिका या नगरी। यहाँ कौन सी जाति निवास करती थी? तो यहाँ जाति निवास करती थी सीवी जाति। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन है कि मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है गुहादित्य, महेंद्रदित्य, कालभोज, अलट। तो यहाँ आपको बताना है बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। बिल्कुल कमेंट बंधु जो कर रहे हैं उनका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालभोज। तो बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। क्या था? कालभोज था। बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। और साथियों बात करते हैं तो कालभोज को, इनकी बप्पा रावल को ये जो कालभोज की उपाधि है, ये उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी हारित ऋषि ने। किसने दी थी? तो बप्पा रावल को कालभोज की उपाधि दी थी हारित ऋषि ने। किसने? हारित ऋषि ने। ठीक है, हारित ऋषि ने यह उपाधि दी थी। और आपको बात बता दें साथियों, हारित ऋषि के आशीर्वाद से, इसी ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने मार मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। चित्तौड़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। और बप्पा रावल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो राजधानी बनाई थी इन्होंने नागदा। कहाँ बनाई थी राजधानी? तो राजधानी बनाई थी नागदा। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। कालभोज, इनकी बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था और कालभोज को उपाधि दी थी बप्पा रावल की, उपाधि दी थी हारित ऋषि ने। हारित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने मार मौर्य को हटाया और चित्तौड़ पर अधिकार प्राप्त किया और अपनी राजधानी नागदा बनाई। चलिए अगला है अपना क्वेश्चन 3 कि राजपूताना का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इनकी राजपूताना का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ऑप्शन है आपके सामने मोटा राजा उदय सिंह, हर्राय भाटी, महाराणा अमर सिंह प्रथम या भारमल। तो यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन बता रहे हैं 3 का, डी ऑप्शन उनका सही है। इनकी भारमल वह शासक था जिसने सबसे पहले राजपूताना का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और इन्होंने 1562 में अपनी पुत्री, भारमल की पुत्री जिसका नाम था हरखाबाई, क्या नाम था? हरखाबाई। पुत्री हरखाबाई का विवाह, इनकी पुत्री हरखाबाई की शादी है इन्होंने वो अकबर के साथ की थी। किसके साथ की थी? अकबर के साथ। तो राजपूताना का प्रथम शासक था भारमल और भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरखाबाई का संबंध अकबर के साथ किया, इनकी विवाह किया और पहला शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी राजपूताना का। और फिर इन्होंने अपने पुत्र भगवंत भारमल ने अपने पुत्र
भगवंत दास को। पुत्र कौन था इसका? पुत्र था भगवंत दास। भगवंत दास को और अपने पुत्र इनकी पुत्र का पुत्र था जिसका नाम था, अपने साथियों बात करते हैं मानसिंह फर्स्ट। कौन था? मानसिंह फर्स्ट। इनको मुगल दरबार में नियुक्त किया था। कहाँ पर भेजा था? मुगल दरबार में। तो कुल मिला के बात करें तो मैं कुछ क्वेश्चन साइड में लिख रहा हूँ, क्योंकि अपन यहाँ एसटीसी के एग्ज़ाम के साथ साथ अच्छे लेवल से पढ़ते हैं ताकि संबंधित फैक्ट है वो ध्यान में चले। तो तीसरा क्वेश्चन है कि राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो था बारमल। बारमल ने 1562 में पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया और अपने पुत्र भगवंत दास और पुत्र मानसिंह फर्स्ट को मुगल दरबार में नियुक्त भी किया था, इनकी मुगल दरबार में भेजा था। चलिए क्लियर यहाँ तक की बातें, आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक थे जयचंद, राव सिंहा, राव जोधा, राव गंगादेव। जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। तो देखिए साथियों, यहाँ बात करते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है राव सिंहा। तो देखिए ये मुहणोत नैणसीरी ख्यात या मुहणोत नैणसीरी ख्यात जो है ग्रंथ है, मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसीरी जो ख्यात है ग्रंथ है साथियों, इस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि राठौड़ राजवंश की स्थापना जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंहा ने इसकी कौन से राठौड़ वंश की स्थापना की थी और कहाँ की थी? तो मुहणोत नैणसी के ग्रंथ के अनुसार स्थान लिखा गया साथियों, वो स्थान था पाली का बिट्ठू गांव। कौन सा? पाली का बिट्ठू गांव। तो थोड़ा सा फैक्ट है मैं लिख रहा हूँ साथ में, ध्यान से समझना। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक की बात करें तो राव सिंहा है। ये कौन से ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? तो मुहणोत नैणसीरी ख्यात में उल्लेख मिलता है। जयचंद गढ़वाल के पुत्र, उनका नाम था राव सिंहा। राव सिंहा ने पाली के अंदर बिट्ठू गांव में वहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना की, ऐसा उल्लेख मिलता है। क्लियर है? फिर है 1857 की ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मिस्टर लॉकेट, कर्नल ईडन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए साथियों बात करते हैं मिस्टर लॉकेट की। तो मिस्टर लॉकेट की बात करें तो ये मिस्टर लॉकेट राजस्थान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये फर्स्ट AGG थे। कौन थे? मिस्टर लॉकेट। और अपने बात करते हैं यहाँ 1857 की क्रांति के समय। तो 1857 की क्रांति के समय यहाँ जो AGG गवर्नर था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था चेतक, राम प्रसाद, हवाई या मर्दाना। तो यहाँ पर देखिए साथियों बात करते हैं तो यहाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। और जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो उस समय इस हाथी को ले जाता है अकबर अपने साथ दिल्ली। अकबर अपने साथ दिल्ली ले जाता है और दिल्ली ले जाकर इस हाथी का नाम कर देता है, वो नाम रखता है पीर प्रसाद। क्या नाम कर देता है इसका हाथी का नाम? इस हाथी का नाम करता है पीर प्रसाद। और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि हाथी भी इतना स्वाभिमानी और इतना मतलब देशभक्त था कि वहाँ पर उसने बिल्कुल खाना भी नहीं खाया और अंत में वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं चेतक की। तो चेतक था महाराणा प्रताप का घोड़ा। चेतक कौन था? तो चेतक था महाराणा प्रताप का घोड़ा। हवाई किसका था? तो हवाई था अकबर का जो हाथी था उसका नाम था हवाई। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अकबर का जो हाथी था या अकबर के हाथी का नाम था हवाई।
और मर्दाना क्या था? तो मर्दाना था मान सिंह जो फर्स्ट थे उनके हाथी का नाम, मान सिंह प्रथम के हाथी का नाम था मर्दाना। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए कि महाराणा प्रताप ने हाथी का नाम पूछे तो राम प्रसाद, अकबर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अकबर इसे साथ ले जाता है, इसका नाम कर देता है पीर प्रसाद। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, हवाई अकबर के हाथी का नाम और मर्दाना मान सिंह के हाथी का नाम था। क्लियर है? आगे बढ़ें। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? कर्नल जेम्स टॉड, विलियम कुक, जॉर्ज थॉमस या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताएं। तो यहाँ देखिए सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से कहा था इन्होंने, मौखिक रूप से राजपूताना। फिर 1805 में एक पुस्तक आती है 1805 में, और उस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियस मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के लेखक की बात करें, इस पुस्तक के लेखक है विलियम फ्रैंकलिन। तो लिखित प्रमाण मिलता है इस पुस्तक में जो 1805 में आई थी। तो आपको यहाँ पूछा है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था जॉर्ज थॉमस द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, नरोत्तम लाल जोशी, कमलकांत वर्मा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए बात करते हैं अपन, तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, जबकि अगर बात करते हैं मनोनीत की तो थे वो हीरालाल शास्त्री। मनोनीत की बात करें तो मनोनीत तो है हीरालाल शास्त्री, और निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी? 15, 17, 19, 21। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। और बात करते हैं तो यहाँ पर 3 ठिकाने थे। ठिकानों की पूछे बात तो कितने थे ठिकाने? तो ठिकाने थे 3, और एक था केंद्र शासित प्रदेश। 3 ठिकाने और एक कौन था? एक था केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखना, एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो यहाँ तक अपने 9 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ध्यान से समझना। इस सीरीज में से आपको BSTC में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा हम नहीं, हमारा यहाँ से बढ़ाया गया स्टडी मटेरियल है वो स्वयं बता देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है आज का कि खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य, राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी के मध्य, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, या राणा सांगा एवं बाबर के मध्य। तो बात करते हैं साथियों, खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो ये युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। और खानवा वर्तमान में किस जिले में आता है? तो खानवा आता है भरतपुर में। किस जिले में आता है वर्तमान में? भरतपुर जिले में आता है। और ये युद्ध होता है साथियों राणा सांगा और बाबर के मध्य। किन के मध्य होता है? राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 11 है, 61 नंबर सीरीज का है कि मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से किस मंदिर को जाना जाता है? रूपण माता का मंदिर, जगत अंबिका माता मंदिर, लकुलिच मंदिर, जगदीश मंदिर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अपना जगत अंबिका माता मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर, इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में होता है? 10वीं शताब्दी में होता है। ये मंदिर है कहाँ पर? तो ये मंदिर है अपने उदयपुर में। ये मंदिर कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। कहाँ पर है?
उदयपुर में है। फिर बात करते हैं इसे मेवाड़ का क्या कहते हैं, तो इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और ये किस शैली में स्थित है, तो नागर शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का मंदिर है, नागर शैली का मंदिर है। और इसी मंदिर के पास में अंबिका देवी का मंदिर बना हुआ है नागर शैली में। किसका, अंबिका देवी का मंदिर। तो कुल मिला के बात करें तो मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से जाना जाता है, वह है जगत अंबिका माता मंदिर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला बटाडू का कुआं किस जिले में है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। तो यहाँ देखिए बटाडू के कुएं की बात करें तो बटाडू का कुआं है बाड़मेर में। कहाँ है, बाड़मेर में है। इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, लिखा हुआ है रेगिस्तान का जल महल, बटाडू का कुआं बाड़मेर में। और ये किस पत्थर से बना हुआ है, तो ये पत्थर अपना है संगमरमर। किस पत्थर से बना हुआ है, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, ये ध्यान रखना। अगला है महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है, हनुमानगढ़, करौली, झालावाड़, जालोर। बिल्कुल महाशिवरात्रि पशु मेला है साथियों, वो होता है अपना करौली में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है, करौली में होता है। ये कब लगता है, तो ये मान मेला लगता है फाल्गुन कृष्ण तेरस को, कृष्ण पक्ष की तेरस को, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तेरस को ये मेला लगता है। और इस मेले में विशेषता क्या है, तो इस मेले में आती है हरियाणवी नस्ल की पशु, हरियाणवी नस्ल के पशु, इनकी हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए मेला प्रसिद्ध है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ बिल्कुल, जो बंधु कह रहे हैं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो हाँ अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के भी हैं। अपने BSTC में एग्जाम में आपको ऐसे डिटो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे देखिए अपना क्वेश्चन है कि बांगड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है, कौन है, संत किरोड़ी बाबा, संत गणेश नारायण, संत महावीर जी, शक्कर पीर बाबा। तो बांगड़ के धनी के रूप में बात करते हैं तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शक्कर पीर बाबा को बांगड़ का धनी कहते हैं। और एक बात बता देते हैं, इनकी दरगाह की बात करें तो शक्कर पीर बाबा की दरगाह, ये दरगाह है अपने कौन से गांव में, तो ये नरहड़ गांव। शक्कर पीर बाबा की दरगाह की बात करें तो दरगाह है नरहड़ गांव, नरहड़ गांव। और नरहड़ गांव कहाँ आया हुआ है, तो ये आपने आया है झुंझुनू में, नरहड़ गांव झुंझुनू। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ गांव झुंझुनू में है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़। 65 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका सही आंसर कमेंट में जल्दी बताएं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी डी, चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। कौन सी नदी के संगम पर बना हुआ है, तो ये है चंबल और बामनी, चंबल प्लस बामनी नदी के संगम पर, चंबल तथा बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। और बात करते हैं तो इसका निर्माण, देखो भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, वो थे निर्माण करने वाले दो थे, एक तो था भैंसा शाह और इसके साथ में था रोडा सारण। कौन था, भैंसा शाह और रोडा चारण, इन दोनों ने इसका निर्माण कराया। तो भैंस और रोडा से लिया रोड, तो बन गया भैंसरोडगढ़, दुर्ग को कहते हैं गढ़, इसीलिए इसका नाम पड़ गया भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो ऑप्शन यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो भैंस, दो शब्द पहला भैंस से लेना भैंसा शाह, रोड से लेना रोडाचारण और गढ़ का मतलब दुर्ग। ठीक है, और इस दुर्ग को क्या कहते हैं, तो भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को साथियों कहते हैं राजस्थान का वेलोर। क्या कहते हैं, राजस्थान का वेलोर। तो आप ध्यान रखें, राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं या कौन सा दुर्ग कहलाता है, तो वह भैंसरोडगढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा, नेजा, मंदिर, थान। बिल्कुल, लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं साथियों देवरा। क्या कहते हैं, देवरा। और जो 5 रंग की ध्वजा होती है उस ध्वजा को कहते हैं नेजा। 5 रंग की जो ध्वजा होती है उस ध्वजा को कहते हैं नेजा।
और रामदेव जी के साथियों जो अनुयायी होते हैं वो नृत्य करते हैं, उस नृत्य का नाम है 13 ताली। 13 ताली नृत्य। तो ध्यान रखना 13 ताली नृत्य भी रामदेव जी से संबंधित है। और फैक्ट की बात करें तो देखिए रामदेव जी ने समाधि ली थी और जीवित समाधि ली थी रोनिचा के अंदर। फिर बात करते हैं तो ऐसे लोक देवता है, एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे। तो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो क्या थे, कवि थे। एकमात्र लोक देवता जो कवि हुआ करते थे वो थे रामदेव जी। तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है, कौन है? विरात्रा माता, अंबिका माता, तनोट माता, नागनेची माता। तो यहाँ सही आंसर है आपका तनोट माता थार की वैष्णो देवी है। साथियों इसे जवानों की कुलदेवी भी कहते हैं, BSF के जवानों की कुलदेवी। तो कौन है वो भी BSF के जवानों की कुलदेवी की बात करें तो ये भी अपनी कौन सी देवी है, तनोट माता। यहाँ पूजा कौन करते हैं? तो यहाँ पूजा भी BSF के जवान करते हैं। ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर है जैसलमेर के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कि 1965 के समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 के समय। तब यहाँ पर कुछ गोले फेंके गए थे, वो भी देवी की मेहरबानी से नहीं फटे थे। और उसी ये युद्ध में जब विजय हुआ था तो 1965 का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का जो विजय स्तंभ है वहीं बना हुआ है। 1965 के युद्ध का विजय स्तंभ कहाँ बना हुआ है? तो इस तनोट माता मंदिर के प्रांगण में बना हुआ है। तो कुल मिला के बात करें तो इसे साथियों एक इसका उपनाम की बात करें तो तनोट माता को कहते हैं रुमालों वाली देवी। रुमालों वाली देवी, क्या कहते हैं इसे? रुमालों वाली देवी। तो कुल मिलाकर के हमने बात की तनोट माता के बारे में। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में और डिस्कस करते हैं। चलिए अगला है अपने पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है, यानी कि कौन सा आभूषण है जो नाक में नहीं पहनते हैं? ऑप्शन है फीणी, खीवनी, लाखिनी, बेसरी। जी हाँ, ये नाम थोड़े से अटपटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाक में नहीं जाता है। यहाँ ध्यान रखना नाक में नहीं पहनते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीधा फीणी टिक कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन रहेगा अपना सी लाखिनी। लाखिनी आभूषण कहाँ पहनते हैं? तो लाखिनी आभूषण पहनते हैं कलाई में। कहाँ पहनते हैं? कलाई में पहनते हैं। बाकी तीनों के तीनों आभूषण है वो नाक में पहने जाते हैं। और जो साथियों अपने है किशनगढ़ की बनी ठणी के चित्र में ये बेसरी पहनी हुई है। अगर बेसरी क्या चीज़ है तो आप देख सकते हैं बनी ठणी का चित्र। बनी ठणी के चित्र में जो नाक में आभूषण दिखता है उस आभूषण का नाम है बेसेरी। फिर आता है अपना अगला कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? नागर अपभ्रंश से, महाराष्ट्रीय प्राकृत से, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से, गुजरी अपभ्रंश से। बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन बता रहे हैं 69 नंबर का देखो, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? सौरसैनी प्राकृत। कौन सी भाषा है? सौरसैनी प्राकृत। सौरसैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। और आपने देखा होगा राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा लगभग मिलती जुलती भाषा अपने को लगती है। अगला है क्वेश्चन 70 की नृत्यों का हृदय या नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, गणगौर, घुड़ला, तेरे ताली। तो नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों का हृदय वो कहते हैं अपन घूमर नृत्य को। किसे कहते हैं? घूमर नृत्य को कहते हैं। और बात करते हैं साथियों इसमें कुल 80 कली का लहंगा पहनते हैं। घूमर नृत्य करते समय 80 कली का लहंगा पहनते हैं। ये इस नृत्य की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। और राजस्थान के जो राजकीय नृत्य है, कार्यक्रम है, मंगल अवसर होते हैं उस पर ये किया जाता है। घूमर नृत्य का जन्म की बात करें तो यह मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से होता है। तो इसकी जन्म की बात करते हैं, इनकी घूमर नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो ये उद्गम हुआ था मध्य एशिया से। और कौन से नृत्य से होता है? तो ये बात करते हैं भ्रंग नृत्य से। घूमर नृत्य का उद्गम किस नृत्य से होता है?
तो होता है भरंग नृत्य से, जो मध्य एशिया में हुआ करता था। तो कुल मिला के आपने देखा कि अपन ने कुल 20 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए। 51 नंबर से हमने शुरू किए थे, 70 क्वेश्चन तक हमने क्लास ली है। आगे देखिए, इसके बाद में और आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि क्लास की स्पीड वगैरह कम लग रही है तो आप स्पीड फास्ट कर भी क्लास को देख सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नदी नहीं है। घगर, रूपनगढ़, सांगी या रूपारेल। तो यहाँ देखिए सही बात है ऑप्शन नंबर सी, सागी जो नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नहीं है। क्योंकि देखिए बात करते हैं, सागी नदी है जो लूणी की सहायक है। किसकी सहायक नदी है ये नदी लूणी की सहायक नदी मानी जाती है। और ये जसवंतपुरा के पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है सागी नदी? तो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और जालोर के निकट ये लूणी में मिल जाती है, अंत में अरब सागर में चली जाती है। क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 72 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में आते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो और सही कोट की पहचान करो। एक बार क्वेश्चन देखो, पढ़ो। ऑप्शन है आपके सामने, उद्गम स्थल लिखा है सेवर की पहाड़ी से मेनथा, कोटड़ी पहाड़ी, रूपारेल, मनोरपुरा की पहाड़ी, काकने, उदयनाथ की पहाड़ी, साबी। यहाँ पर कौन सी नदी का उद्गम स्थल मिलान होगा, सही से देखें, बताएं। तो देखिए साथियों, बात करते हैं मेनथा नदी। किसकी बात करते हैं? मेनथा की बात करते हैं। तो मेनथा की जो उद्गम है वो अपने आता है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ आता है मेनथा नदी के लिए। मेनथा नदी का उद्गम माना जाता है मनोहरपुरा की पहाड़ी। तो पहला हो गया, पहले का सी, यानी कि अपन बात करते हैं मेनथा ए, सॉरी सी का 1 हो गया। सी के आगे क्या आ गया? सी के आगे 1। तो सी के आगे 1 यहाँ नहीं है, सी के आगे 1 यहाँ नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट गए। अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं, सी के आगे 1, सी के आगे 1। फिर देखो दूसरा बात करते हैं रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ी। रूपारेल की है अपने उदयनाथ की पहाड़ी। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी से। तो उदयनाथ की पहाड़ी इनकी डी का 2, डी का 2 कहाँ है? तो डी का 2 यहाँ नहीं है, डी का 2 यहाँ भी नहीं है, डी का 2 यहाँ भी नहीं है, तो डी का 2 रह गया ये। तो 3 ऑप्शन कट गए, तो अपना सही उत्तर आ गया डी, यानी कि ए का 4। तो सेवर की पहाड़ी से नदी निकलती है, उसका नाम है साबी। सेवर की पहाड़ी से नदी निकलती है, उसका नाम है साबी। और कोटड़ी की पहाड़ी से जो नदी निकलती है उसका नाम है अपना काकनेय। कोटड़ी की पहाड़ी से नदी निकलती है उसका नाम क्या है? काकनेय। तो आपको कुल मिला के यहाँ देखा गया तो सही पता चल गया, मेनथा नदी, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, रूपारेल नदी, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, छाबी नदी, सेवर की पहाड़ियाँ और रूपारेल नदी, काकनेय नदी कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है। और ये सब की सब नदियाँ कौन से प्रवाह की है? तो आंतरिक प्रवाह की है। कौन से प्रवाह की नदियाँ हैं? तो आंतरिक प्रवाह से संबंधित नदियाँ हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई? सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना सबसे पहले कब और कहाँ की गई? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1889 में ब्यावर में की गई थी। कहाँ की गई थी? ब्यावर में की गई थी। और किसने की थी? तो सेठ दामोदर दास ने। किसने की थी? सेठ दामोदर दास ने। सबसे पहले सूती वस्त्र की स्थापना सेठ दामोदर दास ने और कर्नल डिक्सन के द्वारा, सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन के द्वारा की गई थी ब्यावर के अंदर 1889 में। कर्नल डिक्सन, तो ध्यान रखना, कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास। इस मिल्स का नाम है द कृष्णा मिल्स। क्या नाम है सूती वस्त्र कारखाने का? नाम क्या है इसका? तो द कृष्णा मिल्स इसका नाम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो साथियों देखो ऑप्शन है 19 जुलाई 2000, 19 जुलाई 2001, 19 जुलाई 2002, 19 जुलाई 2003। तो यहाँ से कंफर्म तो हो गया 19 जुलाई को होगी, लेकिन सन कौन सा है?
तो देखिए राइट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर 1, 19 जुलाई 2000 को इसकी स्थापना होती है और इसे 5 कंपनियों में बांट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर हम लोग ध्यान ये रखना है कि स्थापना की बात पूछी थी, स्थापना कब हुई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? वराल सीकर, फतेहपुर सीकर, अंबिकानगर टोंक, नगर भरतपुर। तो सही आंसर बताना है यहाँ पर। तो फतेहपुर सीकर के अंदर है राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर के अंदर है। अगला है, राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब और कहाँ हुआ? तो 76 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका साथियों सही आंसर है 1952। कहाँ हुआ? टोंक से। 1952 में हुआ था, टोंक से इसकी शुरुआत होती है, टोंक जिले से। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में राज्य सरकारी बसों का संचालन 1952 में किया गया। इस सेवा की शुरुआत टोंक जिले से हुई थी। तो कुल मिला के साथियों अपन ने आज क्वेश्चन डिस्कस किए, 76 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इसके आगे की सीरीज को अपन डिस्कस करेंगे अगले पार्ट के अंदर। अगला पार्ट भी देखना नहीं भूलें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें और अधिक से अधिक आप इस क्लास के साथ विद्यार्थियों को जोड़ें। जैसे जितना ज़्यादा आप मोटिवेशनल जोड़ करके विद्यार्थियों को सपोर्ट के साथ में हमें जोड़ करके विद्यार्थी आएंगे और जितने अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ से हम देने का प्रयास करेंगे। अभी क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।